हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल टॉर्च बियरर कॉमर्स क्लासेस एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल बस्टिंग। तो हम देखते हैं कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसीजन लिया जाता है उसकी जो प्रोसेस है उसे कहते हैं कैपिटल बस्टिंग। यानी लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके थ्रू लिए जाते हैं, कैपिटल बस्टिंग के थ्रू। तो इसमें लिखा गया है कि द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जो क्या करती है, जनरेटिंग किसको कर रही है, कैपिटल के डिसीजन को इवेलुएटिंग कर रही है। और इवेलुएट करने के बाद हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करते हैं और उसको जारी रखने के लिए उसके जो खर्चे हैं उनका जो एस्टिमेट लगाते हैं, उसका जो डिसीजन लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, कैपिटल बस्टिंग में। यानी कि कैपिटल बस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बेस्ट अल्टरनेटिव का चुनाव करते हैं कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैपिटल बस्टिंग। अब ये जो कैपिटल बस्टिंग को और किन किन नामों से जाना जाता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो कैपिटल बस्टिंग है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कैपिटल बस्टिंग के ये दूसरे नाम देकर। तो आप ध्यान से देखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन लिया, यानी कि कैपिटल बस्टिंग में क्या कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन के नाम से भी जाना जाता है। हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो कैपिटल बस्टिंग को कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो डिसीजन लिए जा रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहा जा सकता है। और मैनेजमेंट है फिक्स्ड एसेट, यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट किस फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है ये मैनेज किया जाता है, तो इसे हम फिक्स्ड मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, किसकी प्लानिंग कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि कैपिटल बस्टिंग को और किन किन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर, यानी कि कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो कैपिटल बस्टिंग में इन्वॉल्व हैं। तो हम देखें लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यानी कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं कैपिटल बस्टिंग में वो किसके लिए ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन ले रहे हैं वो भी ह्यूज फंड, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म और ह्यूज फंड वाले इन्वेस्टमेंट हैं, बड़े डिसीजन हैं। कैपिटल बस्टिंग जो है, इन्वेस्टमेंट किसका डिसीजन लिया जा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लिया जा रहा है। और कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे उसमें ह्यूज फंड की रिक्वायरमेंट होती है और इररिवर्सिबल नेचर के हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि रोज रोज इन डिसीजन को चेंज किया जाए, ये बहुत लॉन्ग टर्म में और कभी कभार लिए जाने वाले हैं, इसलिए ये फीचर इन्वॉल्व होता है, इसलिए बहुत सावधानी से लेने पड़ते हैं। अब ये सब है, लॉन्ग टर्म है, ह्यूज फंड है, तो फिर ये रिस्क और अनसर्टेनिटी तो होगी ही, क्योंकि लॉन्ग टर्म के डिसीजन है और ह्यूज फंड उन इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है और रोजमर्रा के डिसीजन नहीं है, ये इररिवर्सिबल नेचर के हैं, तो इसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी का फीचर भी इन्वॉल्व होता है। और ये सब डिसीजन लेना नॉट एन ईजी, और यहाँ तक कि हमें जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनकी भी स्ट्रेंथ को देखकर डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर अपना कंपटीटर एक अच्छी मशीनरी को एस्टेब्लिश कर देता है और उसे अच्छी कैपेसिटी है न्यू टेक्नोलॉजी वाली, तो हमें उस डिसीजन से भी अपना डिसीजन लेने से पहले उसके डिसीजन को भी देखना होगा कि कंपटीटिव की स्ट्रेंथ क्या है। और उसके बाद है इफेक्ट ऑन कॉस्ट स्ट्रक्चर। अब जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर भी देखना होगा, कितने अवेलेबल फंड है कि नहीं है। अगर अवेलेबल फंड नहीं है तो हमें किस तरह से उन्हें मैनेज करना होगा। तो ये फीचर है कैपिटल बस्टिंग की। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग, यानी कि इंपॉर्टेंस हम देखें कैपिटल बस्टिंग के कि
आखिर कैपिटल बस्टिंग का महत्व क्या है, आखिर कैपिटल बस्टिंग जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो क्या है? एनालिसिस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को एनालाइज करता है और हमें हेल्प करता है बेस्ट अल्टरनेटिव के सिलेक्शन के लिए। और जब बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर लेते हैं हम, तो कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करता है जो और भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनके बीच में। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है और उनके कंट्रोल के लिए हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि जैसे आज इन्वेस्टमेंट किया, हमने डिसीजन लिया कैपिटल बस्टिंग के थ्रू, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और आगे क्या क्या वेरियस सोर्सेज आ सकते हैं, वेरियस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, उन सबको ध्यान में रखें। और ये जो हेल्प करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की। लॉस जो है उनको अवॉइड करने में हेल्प करता है, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लिए जा रहे हैं, जिसमें लॉस के फैक्टर को भी ध्यान में रख के डिसीजन लिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, लॉस जो है वो अवॉइड हो जाते हैं। और एनालिसिस कर पाते हैं हम अनसर्टेनिटी एंड रिस्क का, और अरेंजमेंट कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट के जो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे, उन फंड का अरेंजमेंट कहाँ से होगा और किस तरह से उनको मैनेज करना है। और ये सब डिसीजन जब हम अच्छे से ले पाते हैं तो क्या होता है, फर्म की जो सक्सेस की तरफ मूव करती है। ओके, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, यानी कि जब हम कैपिटल बस्टिंग में इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेते हैं तो उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर को भी देखते हैं कि कितना हमारी ऑनर्स कैपिटल है और कितनी हमें आउटसाइडर कैपिटल का यूज करना होगा। तो ये सब जो स्ट्रक्चर प्लानिंग है वो भी इसके थ्रू हो जाती है। और मैक्सिमाइजेशन, जब अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, अच्छा रिटर्न हमें मिलेगा, तो ऑब्वियस बात है हम शेयर होल्डर को भी अच्छा जो है डिविडेंड दे पाएंगे और उन्हें बनाए रख पाएंगे। तो इसलिए जो शेयर होल्डर वेल्थ भी है वो बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करें कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस के बारे में। तो कैपिटल बस्टिंग जो प्रोसेस है इसको आप ध्यान से देखिएगा। कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस में, यानी कि मेनली कैपिटल बस्टिंग को आप यहाँ पे समझ जाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू कि सबसे पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट जनरेशन, यानी कि प्रोजेक्ट होते हैं, दो अल्टरनेटिव है, उनका इवैल्यूएट किया हमने, उनका मूल्यांकन किया कि उनमें से किससे कितना बेनिफिट हो रहा है, और फिर उसमें हमने क्या किया, जो अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, अच्छा ऑप्शन था, हमने उसकी स्क्रीनिंग की और उसका क्या कर लिया, सिलेक्शन कर लिया। और सिलेक्शन करने के बाद उसे इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद रिव्यू भी देखेंगे उसके कि क्या वो हमने जो डिसीजन लिया है उसके अनुरूप है कि नहीं है, और उसके बाद फॉलोअप, यानी कि उसके ऑल ओवर जो इफेक्ट को हम देखते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये जो कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस है ये बताती है कि कैपिटल बस्टिंग में आखिर होता क्या है। तो ये प्रोसेस जो है आप इसके स्टेप को ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी स्टेप के बारे में, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा, आपको एक सीरीज के बारे में सीरीज दे दे कि आप इसको मैनेज कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको दो पार्टीशन में डिवाइड करके हम देखते हैं कि कुछ होते हैं जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, संस्था की प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और कुछ होते हैं सर्विस ओरिएंटेड जो कि कस्टमर सर्विस को देने के लिए होते हैं, और ये जो हैं इनडायरेक्टली जो फर्म की वैल्यू है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट ओरिएंटेड हम देखें, सबसे पहले है न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट में आ रहा है, वो बिल्कुल नया प्रोडक्ट लेके आया है और अब उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो होता है न्यू प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। उसके बाद है एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, यानी एक्सटेंशन प्रोजेक्ट क्या है, हम ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाती है, उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसे कहते हैं एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट
विस्तार करने के लिए, यानी कि अभी हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, बट अब हम उसको बढ़ाने के लिए हमारी सेल्स बहुत इंक्रीज हो रही है और लगातार डिमांड भी बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, न्यू यूनिट लगाएंगे और न्यू यूनिट के लिए न्यू मशीनरी परचेज करना, न्यू बिल्डिंग। तो ये क्या है, एक्सपेंशन। एक्सटेंशन और एक्सपेंशन दोनों को अच्छे से समझिएगा। एक्सटेंशन है जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए है, और एक्सपेंशन है जो अभी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम न्यू मशीनरी, न्यू बिल्डिंग में प्रोजेक्ट्स सेटअप कर रहे हैं। और रिप्लेसमेंट क्या है, ऑलरेडी मशीनरी है, ऑलरेडी हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें हम कुछ रिप्लेस करते हैं ताकि अच्छी कैपेसिटी मिल सके, तो वो रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट्स कौन से हो गए, डाइवर्सिफिकेशन वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। हम मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो प्रोड्यूस करती है कोई फूड इंडस्ट्री में है, तो फूड इंडस्ट्री में उसके बाद वो क्लोथ इंडस्ट्री में भी जाना चाहती है और वो उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट हो गया, तो ये क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन हो गया कि उसने अपनी यूनिट को उसने अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है। और उसके बाद है सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स जो कि सर्विस के लिए होते हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज का जो टाइम है वो कस्टमर वांट्स पे काम करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के वांट्स पे काम करती है कि कस्टमर आखिर चाहता क्या है, उस पर रिसर्च की जाती है, उस पर फीडबैक लिए जाते हैं, उनका रिव्यू लिया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाया और कस्टमर पे थोप दिया गया, अब ऐसा नहीं है, उस पर रिसर्च की जाती है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं रिसर्च करने और रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहलाते हैं। इसी तरह वेलफेयर प्रोजेक्ट होते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर के लिए स्कूल और कॉलेज भी बनाती है, उनमें और एजुकेशनल प्रोजेक्ट यानी कि ट्रेनिंग सेंटर्स जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने एम्प्लॉय के और अदर पर्सन को एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। तो फिर उसके बाद ये जो है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेस्टीज प्रोजेक्ट। प्रेस्टीज प्रोजेक्ट क्या होते हैं, प्रेस्टीज प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट हैं जिसमें क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को, हम अपनी कंपनी को, हम अपनी संस्था को एक बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा रखते हैं, उसको विंडो ड्रेसिंग करके रखते हैं अच्छा। ऐसी भी नहीं है, कस्टमर आते हैं तो उनको इजीली जो है प्रोडक्ट को लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है, या उनकी सुविधा के लिए कोई आपने देखा होगा कई सारे जो ये डी मार्ट वगैरह हैं, इनमें आपको बास्केट उपलब्ध कराते हैं कि आप इजीली अपने सामान को डाल लें उसमें, और उसके बाद आप पेमेंट जो भी आपको पसंद है आपने कलेक्ट किया और उसके बाद आपने पेमेंट कर दिया। यानी कि आपके लिए क्या है कि सुविधा के लिए है। तो इस तरह के जो इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं कस्टमर्स को इम्प्रेस करने के लिए, वो प्रेस्टीज प्रोजेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टाइप ऑफ कैपिटल बस्टिंग। अब कैपिटल बस्टिंग में हम डिसीजन ले रहे हैं, किसका डिसीजन ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन लेने के ये तरीके बताए गए हैं कि कैपिटल बस्टिंग में डिसीजन किस किस तरीके के होते हैं। सबसे पहले है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन, यानी कि एक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट थे हमारे पास, हमने एक को एक्सेप्ट किया और दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो गया। यानी कि ऐसा नहीं है हमने रिजेक्ट किया है, एक को एक्सेप्ट करने से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और हमने उसे वो अपने आप रिजेक्ट हो गया। यानी कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होते हैं और डिसीजन बेस्ड होते हैं किस पर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। हमने सोचा था 10 लाख का हम एक मशीन एस्टेब्लिश किया और उसमें हमने सोचा कि 2 लाख का जो है हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अब 2 लाख से ऊपर वाले जो प्रोजेक्ट हमारे पास होंगे हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 2 लाख तो चाहिए ही चाहिए था, और उसके ऊपर वाले जो डिसीजन हैं प्रोजेक्ट्स में उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिसीजन लेने का तरीका है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि एक 2 ऑप्शन है हमारे पास, 2 प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को हम ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। हमने दोनों में से जो बेस्ट था उसको सेलेक्ट कर लिया है और अभी हमारे पास क्या है, ये किस तरह से सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है, यानी कि या तो उसे कर लेते या इस प्रोजेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये बेस्ट अल्टरनेटिव है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे कि मान लीजिए कैपिटल बस्टिंग हमें पढ़ना है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक हम लेने गए
और उसमें से 2 बुक हमने देखी और उसमें से हमें जिसमें अच्छा मैटर लगा हमने ले लिया। अब अच्छा मैटर लगा वो हमने ले लिया, यानी कि दोनों में से बेस्ट का हमने सेलेक्ट कर लिया है। ये बुक के रिगार्डिंग में, और कैपिटल बस्टिंग जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। उसके बाद हम बात करें प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन, यानी कि अब और जो डिसीजन लिए जाएंगे वो अवेलेबल फंड के थ्रू बेस्ड पे हैं। यानी कि आप देखें कि प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए है जो हमारे अफोर्डेबल है, हमारे पास अवेलेबल फंड भी है उसके लिए, लेकिन बी जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और हमारे अवेलेबल फंड भी नहीं है। तो हम किसे सेलेक्ट करेंगे? प्रोजेक्ट ए को। यानी कि अब जो हमारा डिसीजन लिया जा रहा है वो किस पे बेस्ड है? अवेलेबल फंड पे बेस्ड है, यानी कैपिटल रेशनिंग डिसीजन है। अगर हमारे पास और ज़्यादा फंड होता तो हम शायद बी को एक्सेप्ट कर लेते, बट हमारे पास अवेलेबल अफोर्डेबिलिटी इतनी ही है तो हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो टाइप हैं कैपिटल बस्टिंग में किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं उनके रिगार्डिंग में है कि एक्सेप्ट, रिजेक्ट डिसीजन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्निक के बारे में। ये जो टेक्निक है आप इनको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि टेक्निक से क्वेश्चन आते हैं। और टेक्निक से क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी कहते हैं। जो ट्रेडिशनल बेस्ड हैं वो सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देंगे या कॉस्ट रिकवरी पे ध्यान देंगे, लेकिन जो मॉडर्न मेथड है ये प्रेजेंट वैल्यू पे ध्यान देते हैं कि कल जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका आज हमें कितना बेनिफिट मिल जाएगा, या आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कल के मुकाबले हमें प्रॉफिट मिल जाएगा कि नहीं। तो ये सब जो डिसीजन है मॉडर्न मेथड के थ्रू लिए जाते हैं। अब इसमें जो टेक्निक है हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके नाम भी आप ध्यान रखिएगा, पे बैक पीरियड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, अर्जेंसी मेथड है। इनको हम आगे स्लाइड पे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है, एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है जो कि मॉडर्न मेथड है। नेक्स्ट हम देखें 1 बाय 1 तो पे बैक पीरियड मेथड, यानी कि पे बैक पीरियड मेथड जिसको हम कहते हैं कैश रिकवरी मेथड। इसमें सिर्फ ध्यान दिया जाता है कि कितनी जल्दी प्रोजेक्ट जो है कैश की रिकवरी दे देगा। जितना इनफ्लो हमने लगाया है, आउटफ्लो जितना किया है उतना इनफ्लो दे देगा कि नहीं। यानी कि पे बैक पीरियड में मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है जो कि उसकी इन्वेस्टमेंट हमने किया है 10 लाख का, और 10 लाख का किया है और 2 लाख वो ईच ईयर हमें दे देता है, यानी कि 5 साल में हमें ये रिकवरी मिल जाएगी। तो इस तरह से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है कि मान लीजिए ए प्रोजेक्ट है वो अपनी कॉस्ट की रिकवरी कितने टाइम में कर देता है? 2 ईयर्स में। और प्रोजेक्ट बी है जो 5 ईयर्स में कैश की रिकवरी देता है। तो हम किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे? ए प्रोजेक्ट को। जिस प्रोजेक्ट की पे बैक पीरियड लिमिट कम होगी उस प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट एनुअल कैश इनफ्लो। और डिसीजन लेने का क्राइटेरिया क्या होगा कि जिसका पे बैक पीरियड कम होगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये आपको यहाँ पे ये मेथड में आपको फॉर्मूला याद हो ना हो इससे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये जरूर होना चाहिए कि इसमें क्या तरीका है इसमें डिसीजन लेने का और इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पुट हुए हैं लास्ट ईयर। तो हम देखें एडवांटेज में इजी मेथड ऑफ द प्रोजेक्ट, या मेथड को इजी है निकालना, और लो कॉस्ट पे बैक पीरियड, यानी कि जिसकी पे बैक पीरियड जिसका कम होगा उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और रिस्क ऑफ एब्सोलेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ पे यूज किया जाता है? जब हम कॉस्ट पे ही ध्यान देते हैं, जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंजेस वहाँ पे होते हैं। जैसे माने कि कल को बहुत जैसे मोबाइल फ़ोन है, इनमें बहुत जल्दी जो टेक्नोलॉजी है नई नई आती रहती हैं। तो इसमें क्या है, हम जल्दी से हम इस प्रोजेक्ट्स में ये देखेंगे कि जल्दी से जल्दी कितनी जल्दी जो है रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि कम से कम हमें प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी तो नहीं हो। ओके, अब इसकी लिमिटेशंस की बात करें, ये प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करता है, ये सिर्फ कैश की रिकवरी पे ध्यान देता है। और कैश फ्लो, अब कैश तो रिकवरी हो गई लेकिन उसके बाद का जो प्रॉफिट है, उसके बाद की जो कॉस्ट है उस पर ध्यान नहीं देता है। तो ये क्या हुआ? इग्नोर द कैश इनफ्लो आफ्टर।
और इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि ये ट्रेडिशन मेथड है। तो आई होप ये पे बैक पीरियड मेथड आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन लेके आए हैं हम, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है आपके, तो इसमें हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे कि पे बैक पीरियड मेथड में नॉट ए फीचर ऑफ पे बैक पीरियड मेथड, कौन सा फीचर ऐसा है जो पे बैक पीरियड मेथड का नहीं है। तो सिंपली ये मेथड, बिल्कुल ये सिंपल मेथड है और जो कि कॉस्ट रिकवरी पे ध्यान देता है। उसके बारे कंसीडर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर नहीं करता है ये। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, नॉट ए फीचर, कि कौन सा फीचर नहीं है पे बैक पीरियड का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे के भी पढ़ते हैं हम। इट डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू, बिल्कुल बात सही है कि ये टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है। नॉट कंसीडर रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसके एडवांटेज से और लिमिटेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और अब हम नेक्स्ट मेथड पे बात करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है, ये भी ट्रेडिशन मेथड है। ये सिर्फ ध्यान देता है किस पे, हमारी रिटर्न कितनी आ रही है एवरेज, उस पे ध्यान देता है। और जिस प्रोजेक्ट की रिटर्न जो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आएगी, उस प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। विच प्रोजेक्ट हैव हायर ARR इज बीइंग एक्सेप्टेड। ओके, अब इसको और किस किस नामों से जाना जाता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये बेस होती है किस पे, एवरेज इन्वेस्टमेंट पे। ओके, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेस होती है अकाउंटिंग स्टेटमेंट पे। अकाउंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हम जो रिटर्न है उसकी एवरेज निकालते हैं। और अनएडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू को क्या करती है, इग्नोर करती है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये इसके नाम दिए गए हैं। और उसके बाद है एडवांटेज और लिमिटेशन। सबसे पहला एडवांटेज है, ये एक इजी मेथड है, कंसीडर करता है होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, पूरी लाइफ के जो प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ है उसकी पूरी प्रॉफिट कितना अवेलेबल होगा ये हमें डिफाइन करता है। टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होती है, चेक हो जाती है। अब लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला लिमिटेशन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रेडिशन मेथड है। यूज ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट, अब अकाउंटिंग प्रॉफिट तो खुद ही हिस्टोरिकल डाटाबेस होते हैं, तो एक सही मेजर नहीं कर पाता है। और डिफिकल्ट होता है डिटरमाइन करना एप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अब भविष्य के लिए हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी कंप्लीटली सही हो, एप्रोप्रिएट हो, तो इसमें डिटरमाइन करने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इसका फॉर्मूला दिया गया है, कैलकुलेटिंग कैसे करेंगे ARR को। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे एवरेज रेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को, एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट लिया है क्या, एवरेज लिया है अकाउंटिंग प्रॉफिट को, यानी 2-4 साल, पिछले 5 साल के प्रॉफिट को हमने एवरेज कर लिया है। अब इसमें उन प्रॉफिट को शामिल नहीं करेंगे जो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, यानी किसी ईयर एबनॉर्मल लॉस हुआ है या किसी ईयर एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब किसी ईयर में आग लग गई और उस वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो उस ईयर के प्रॉफिट को नहीं लेंगे, एक एवरेज लेंगे, जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा उसका एवरेज लेंगे। और उसके बाद अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट किया है इसके रिगार्डिंग में जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो कितना हुआ है, और उसके मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो ये हमारी जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। और ये दूसरा फॉर्मूला दिया गया है जिसमें एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट है अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें फाइनल, जब उसको फाइनल रखा जाएगा तो उसका स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, यानी कि जब प्रोजेक्ट लास्ट में सेल किया गया स्क्रैप वैल्यू तो उसकी क्या आएगी, और उसका एवरेज निकाल के यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न।
नेक्स्ट है अर्जेंसी मेथड। ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है और इस मेथड में हर फीचर को इग्नोर करके सिर्फ एक फीचर पे ध्यान दिया गया है, रीसेल विल बी कंसिडर, यानी कि जब प्रोजेक्ट है लास्ट में रीसेल किया जाएगा तो वो हमें कितना कमा कर दे जाएगा, इस पर ध्यान दिया जाता है। बाकी के फीचर जो हैं इग्नोर किए गए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को इग्नोर किया गया है। तो ये जो मेथड है, अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है और ये मतलब इसका कहाँ पे यूज़ होता होगा। इसका वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पे जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्विकली डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो सिर्फ रीसेल वैल्यू पर ध्यान देती है कि इसके लिए मार्केट अवेलेबल है कि नहीं और हमें कितना रीसेल वैल्यू मिल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट मेथड पे बात करें। ये जो हमारे मॉडर्न मेथड यहाँ से शुरू हो जाते हैं और मॉडर्न मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये टाइम वैल्यू को ध्यान में रखते हैं, इसलिए मॉडर्न टेक्निक्स कहा जाता है। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी कि ये जो कैश है उसको डिस्काउंटेड करके बताता है। अब हम बात करें नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि इसका पहला मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ये मेथड काफ़ी बेस्ट है और इसी के थ्रू जो कैपिटल बस्टिंग के डिसीजन मेनली लिए जाते हैं। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा, हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, यानी कि आउटफ्लो जितना किया है, किसी भी प्रोजेक्ट में कितना आउटफ्लो किया गया है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला और जितनी वो इनफ्लो उससे मिल जाएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला और इन दो जो प्रोजेक्ट से हमारी इनकम हो जाएगी, इनफ्लो हो जाएगा, उसमें से अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को लेस करते हैं तो ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। और जब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है 0 या 0 से ज़्यादा होगा, तो उस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब 0 से कम एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, यानी ये जो डिफरेंसेस है ये माइनस में आ जाता है या 0 से कम चला जाता है, तो उस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ओके, ये डिसीजन लेने का इसमें तरीका होता है। और अब एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में हम बात करें, मतलब मेनली आप समझेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि जो पैसे का वैल्यू है उसको आज में कैलकुलेट करके देखते हैं। ये नहीं कि आज जैसा इन्वेस्टमेंट किया, अब कल को आज के जो 10 लाख है वो कल के 10 लाख थोड़ी होंगे, 10 लाख से कम ही होंगे। तो इस जो डिफाइन किया जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इस मेथड पे काम करता है कि जो आज के 10 लाख हैं वो कल के 10 लाख के बराबर नहीं होंगे। तो यानी कि हम जो कल का भी इनफ्लो है उसको भी आज के रूप में लेके चलें, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इस तरह से जब हम इसका डिफाइन करते हैं तो ये मेथड जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करता है और काफ़ी अच्छा मेथड है ये। बेस्ट पूछे तो आपको यही मेथड टिक करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ओके, सुटेबल है ये जहाँ पे कैश इनफ्लो, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट 10 लाख पे एक मशीनरी खरीदी और दूसरी मशीनरी एक मशीनरी हमारे पास 2 प्रोजेक्ट है, मशीनरी ए जिसमें 10 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और दूसरी मशीन है 12 लाख। अब उनका कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं, बट इस मेथड के थ्रू हम इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, इन दोनों का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। कंसर्न किया गया है अबाउट द प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है। और लिमिटेशंस में हम बात करें कि डिफ़िकल्ट है डिटरमाइन करना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि कल के वैल्यू सिर्फ एस्टिमेशन बेस है, ये सब डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना, समझना भी डिफ़िकल्ट है। और डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन कॉस्ट, प्रोजेक्ट एंड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ये वाली जो लाइन है आप इसमें इंक्लूड कीजिएगा, ये गलती से यहाँ पर लिख दी गई है। ओके, एंड इसके साथ पढ़िएगा डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कॉस्ट प्रोजेक्ट एंड लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट प्रोजेक्ट की लागत को जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसको डिटरमाइन करना और जो प्रोजेक्ट की लाइफ है, इन दोनों को डिटरमाइन करना ही टफ है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट बेस है। नेक्स्ट हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। ये जो मेथड है, ये जो पिछला मेथड था नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, उसी का ही
उसी को ही इंडेक्स के रूप में लिखा गया है। आप देखिए दोनों वही आइटम्स हैं इसमें जो लास्ट में हमने पढ़े थे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में। तो आप देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इसका इंडेक्स निकाला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब जिसका अगर ये 1 से ज़्यादा आता है तो उस प्रोजेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और 1 से कम आता है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर लें। मेनली तो वो मेथड दे दिया तो इसको देने की क्या आवश्यकता थी, ये कंपैरिजन में हेल्प करता है कि 2 प्रोजेक्ट हैं उनकी अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट प्राइसेस हैं और उसमें ये डिसीजन लेने में काम लिया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। अब कह सकते हैं उसका सुधरा हुआ रूप है या उसको परसेंटेज बेस पे किया गया है। अब इन दोनों के रिलेशनशिप देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिख लेती हूँ, मान लीजिए 10 लाख हमने लिखा कैश इनफ्लो है और अपॉन किया जो कैश आउटफ्लो है वो है 5, ओके। तो क्या आया, 2 आया, ओके। तो 2 आता है यानी कि पॉजिटिव है, 1 से ज़्यादा है तो हम इसको क्या एक्सेप्ट कर लेंगे। और नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता कि 10 - 5 करते और तब क्या आता, पॉजिटिव ही आता, तो भी ये दोनों इसके आधार पे हम एक्सेप्ट कर लेते। दूसरा चीज़ है ये भी 10 लाख है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी 10 लाख है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी 10 लाख है, यानी कि जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आया वो 1 आया। और जब नेट प्रेजेंट वैल्यू के रिगार्डिंग में देखें तो 10 - 10 = 0 यानी कि 0। इस तरह से ये इन दोनों का रिलेशनशिप है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू तब पॉजिटिव होगा तो जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1 से ज़्यादा होगा, और जब नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 के बराबर होगा, और जब नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा, 1 से कम होगा। तो ये दोनों के डिफरेंस है, आप इस डिफरेंस को ध्यान से पढ़िएगा। आई होप ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पुट हो सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट मेथड पे हम बात करें जो कि लास्ट मेथड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न एंड मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड इसको कहते हैं। तो हम देखिए इस मेथड में ये जो मेथड है IRR इज द रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। सबसे पहले डिसीजन क्राइटेरिया में हम देखते हैं कि डिसीजन क्राइटेरिया ये कहता है कि जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा होगी तो प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि प्रोजेक्ट में देखा कि 10 लाख का प्रोजेक्ट है और उसमें 2 लाख हमें प्रॉफिट होना चाहिए, तो हमने ये एस्टिमेट लगाया कि नॉर्मल तो हमारा रिटर्न का रेट ये है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये है। और जब हम उसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे कि या तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा ही हो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो हम इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाली जाती है, तो ये इसका फॉर्मूला दिया गया है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लोअर रेट इसमें ऐड की, इसमें मेनली 2 रेट होती हैं। ये कहा गया है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेजर कैसे की जाती है, हीट एंड ट्रायल मेथड से। अब हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि मान लीजिए 10% जो है हमारा 10% जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, और उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है 12% और एक है 15%। तो अब इन दोनों पे ये जो 2 रेट हैं इन पे हम डिस्कस करें, इन दोनों के मेथड से अलग अलग हम निकालेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो उससे जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आती है और वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जितनी ज़्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले के थ्रू लोअर रेट जो भी है 12 एंड NPV लोअर रेट पे कितना है अपॉन NPV एट लोअर रेट माइनस हायर रेट पे कितना है और हायर रेट माइनस लोअर रेट, इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो रेट है जिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू का प्रोजेक्ट इज 0, यानी कि
उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना चाहिए जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो या 0 से ज़्यादा हो। तो IRR जो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो मेज़र करेंगे वो रेट जो NPV प्रोजेक्ट के 0 से ज़्यादा होगी। ये इन दोनों का रिलेशन बताया गया है। तो इस तरह से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में हमने पढ़ा। अब फाइनली हम तीनों ये जो मेथड है हम इनको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, ये काफ़ी। तो हम देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, यानी कि सबसे पहले हमने देखा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को लेस कर लिया। सेकंड मेथड में हमने देखा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड था उसको जो है एक इंडेक्स के थ्रू शो किया गया है परसेंटेज पे, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और उसके बाद ये है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर ज़्यादा होती है तो उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। और इसमें दो रेट जो अवेलेबल है, दो प्रोजेक्ट की रेट की, ये प्रोजेक्ट जो है 12% की रिटर्न देगा, ये प्रोजेक्ट है 15-18 पे इतना देगा। तो उसके रिगार्डिंग में हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हम IRR को मेज़र करते हैं, और IRR मेज़र करने का फॉर्मूला ये यहाँ पे लिखा गया है, और इसके थ्रू हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, और हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर। और सबसे पहले कैपिटल बस्टिंग के बारे में पढ़ा कि कैपिटल बस्टिंग वो होता है जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस में लिए जाते हैं। इसको और किन किन नामों से जाना जाता है हमने इसके बारे में देखा। उसके बाद हमने इसके फीचर के बारे में देखा कि कैपिटल बस्टिंग के कौन कौन से फीचर होते हैं। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंस, क्या महत्व रखता है कैपिटल बस्टिंग, लॉसेस को अवॉइड करने के लिए, बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन करने के लिए, इस तरह से, और फर्म जो है सक्सेस की तरफ मूव करे, इस तरह एक फंड को अरेंजमेंट, एक अच्छा डिसीजन ले सकें, ये कैपिटल बस्टिंग के थ्रू ही हो पाता है। और उसके बाद कैपिटल बस्टिंग की प्रोसेस हमने पढ़ी। प्रोसेस पढ़ने के बाद हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट हैं कौन कौन से होते हैं, कुछ प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, कुछ सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कैपिटल बस्टिंग में जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके कौन कौन से तरीके होते हैं, किस किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। तो एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन के बारे में पढ़ा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन। ओके, देन हमने टेक्निक के बारे में पढ़ा। कुछ ट्रेडिशनल मेथड है जो सिर्फ कैश रिकवरी पे ध्यान देती है, कॉस्ट रिकवरी पे ध्यान देती है, और दूसरा है मॉडर्न मेथड जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को ध्यान में रखती है, यानी कि जो मनी आज इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कल आज के मुकाबले रिटर्न देगा कि नहीं देगा। इस टाइप की जो कैलकुलेशन की जाती है, इस टाइप के जो बेसिक को ध्यान में रखा जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू को, वो जो है कैपिटल बस्टिंग की मॉडर्न टेक्निक में होता है। उसमें 3 मेथड पढ़े, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो पेबैक पीरियड के बारे में हमने पढ़ा कि वो जो पीरियड, जिस प्रोजेक्ट का पीरियड जल्दी कम होगा कैश की रिकवरी में, उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा हमने पढ़ा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तीसरे में डिसीजन लेने का क्राइटेरिया ये था कि रीसेल का वैल्यू क्या होगा, उसके आधार पे हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते थे। और चौथी जो मॉडर्न टेक्निक यहाँ से शुरू होती हैं, जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जो मनी के जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालता था कि प्रेजेंट वैल्यू कितना इनफ्लो है, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इसी को इंडेक्स के रूप में लिखा जाए, तो इस तरह से हमने डिफाइन किया था। और उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड पढ़ा, जो कि हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू इसको मेज़र किया जाता है, और क्राइटेरिया होता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होती है तो उस प्रोजेक्ट को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। आई होप ये आपको कैपिटल बस्टिंग समझ आया होगा। ओके, एक स्लाइड तो हम भूल ही गए। ये देखिए एडवांटेज इसके हैं। एडवांटेज ये किसके एडवांटेज हैं इसके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के, तो क्या है, कंसिडर ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसिडर करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखता है, और लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। जो भी आपके मॉडर्न मेथड होंगे उसमें ये लाइन सब में होगी। ओके, एंड अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है,
नॉट ईजी कैलकुलेट करना टफ है, एंड नॉट गिव क्लैरिटी ऑन हाउ लॉन्ग ए प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। हाँ, प्रोजेक्ट कितने टाइम तक बना रहेगा और इसको जानना कितने पीरियड तक रहेगा और उसके इन्वेस्टमेंट, ये सब एस्टिमेशन बेस हैं, तो क्लैरिटी इसमें नहीं आती है, इसलिए ये इसके लिमिटेशंस में है। आई होप ये आपको कैपिटल बजटिंग समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।